डॉक्टर वीरेंद्र, आपने बहुत महत्वपूर्ण कोटियों की बात की, जिससे ये समझने में मदद मिलता है कि सवाल ज्ञान के उत्पादन में कितने तरीके के हो सकते हैं। लेकिन विमर्श को हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सैद्धांतिक अवधारणात्मक से नीचे उतारकर उसका मूर्तन किया जा सके, मतलब उसकी देह को पहचाना जा सके। तो किस देह में उतरता है। जो 3-4 कोटियों की आपने बात की, तकनीकी सवालों की बात की, आपने अनुभव जनित सवालों की बात की, आपने चिंतनात्मक सवालों की बात की और आपने आलोचनात्मक सवालों की बात की। तो ये इनको देह पहुंचाने के लिए कि इसको देह के तौर पर कैसे पहचाना जाए, आप अपने शोध से कोई दृष्टांत दें तो बहुत अच्छा रहेगा हमें समझने में कि वह दृष्टांत क्या है इन तमाम कोटियों पर जाते हुए। डॉक्टर राघवेंद्र, जो है अपने शोध से मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं और आपके जरिए, आपके YouTube चैनल के जरिए आपके दर्शकों को देना चाहता हूं कि जैसे 2000 की जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था, उस समय पर जो एक किताबें बनी, उसमें एक पाठ था 5वीं कक्षा में, स्वार्थी दानव। एनसीईआरटी में स्वार्थी दानव। वो बहुत चर्चित कहानी है कि एक दानव है, उसके पास बहुत सुंदर बाग है, लेकिन उसने बहुत ऊंची दीवार कर रखी है और वो बच्चों को नहीं आने देता। और फिर ऐसा उस कहानी में बताया गया है कि बच्चों के ना आने से वहां बसंत नहीं आना जो है वो बंद कर देता है। और जब दानव को इस बात का एहसास होता है तो फिर वो दीवार को गिरा देता है। वो दीवार बच्चे खुद ही गिरा देते हैं एक दिन, और वो बच्चे जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि एक पेड़ पर कहीं पर बसंत फूटा हुआ है। और दानव देखता है कि सब जगह है तो उजाड़ है, लेकिन इस पर बसंत क्यों है। तो वहां जाता है और देखता है तो एक बच्चा उस पेड़ पर बैठा हुआ है। तो उस बच्चे के आने की वजह से वो जो है वहां पर बसंत आया हुआ है। अब ये कहानी बड़ी खूबसूरत है अपने आप में, लेकिन जब इस पर सवाल पूछे गए हैं तो वो सवाल किस तरह के पूछे गए हैं। जैसे एक सवाल है कि बच्चों के खेलने से दानव के बगीचे में क्या रौनक आ गई थी। अब वहां वो सब जगह हरियाली हो गई, खिल गए, फूल खिल गए, पत्ते हरे हो गए। ये बच्चे डिस्क्राइब कर सकते हैं उस कहानी के हिसाब से। इसी में एक सवाल पूछा गया कि दानव के बगीचे में दोबारा बसंत आने का क्या कारण था। तो ये एक टेक्निकल किस्म का सवाल है कि वहां पर बच्चा आ गया था, उसकी टहनी पर बच्चा बैठा हुआ था, उसकी वजह से ये वसंत आया था। लेकिन इस कहानी में जो प्रतीकात्मकता है उसको इन प्रश्नों में कहीं नहीं खोला गया है ना। दूसरी बात यह है कि ये दानव जो है कौन है। दानव जो आपने जो जिसका प्रतीक गढ़ा है वो दानव कौन है। वो दानव कोई व्यक्ति है कि मान लो कि मेरा घर का आहता बड़ा है और मैं नहीं खेलने दे रहा तो मैं दानव हो गया, है ना। ये दानव कौन है। ये दानव नगर पंचायतें हैं, ये दानव जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, ये दानव जो है राज्य है, ये दानव केंद्र सरकार है। कौन है ये दानव जो कि बच्चों के खेलने की जगहों को जो है वो कम से कम करते जा रहे हैं। ये दानव कौन है। तो अब अगर आपको यहां तक पहुंचना है तो आपको प्रश्नों के जरिए विद्यार्थियों तक जो है पहुंचना होगा और विद्यार्थियों को फिर उन प्रश्नों तक पहुंचाना होगा कि अब आप इस पर जब अगर इसको अनुभव परक प्रश्नों तक जोड़ना चाहते हैं तो आपको पूछना पड़ेगा कि आपके आसपास खेलने की क्या व्यवस्था है ना। वो व्यवस्था कैसी है, क्या व्यवस्था सुरक्षित है, क्या उसमें सभी बच्चे खेल सकते हैं। फिर अगर आपको चिंतन परक प्रश्नों पर पहुंचना होगा तो फिर आपको पूछना होगा, उनको एंगेज करना होगा इस पर, ताकि उनके पास कुछ सॉल्यूशन होंगे इसके कि क्या किया जा सकता है कि बच्चों के पास खेलने की जगहें हों, हंसने मुस्कुराने की जगहें हो, एक जगह इकट्ठा होने की जगह हो, है ना, प्रकृति के साथ रूबरू होने की जगहें हों। तो वो क्या करें, उनके पास क्या सॉल्यूशन है। और फिर उससे आगे बढ़ करके बच्चों की जो खेलने की जगह है, उनका जो खेलने का अधिकार है, खेलने से जुड़ा हुआ जो एक जो उनका आपस में मेल मिलाप बनता है, जिसमें जाति की
जो दीवारें हैं वो टूटती हैं, लैंगिक दीवारें हैं टूटती हैं, जिसमें रेशियल दीवारें टूटती हैं, धार्मिक दीवारें टूटती हैं और बच्चे खुश होते हैं, उनका स्वास्थ्य के साथ भी इसका जो है जुड़ाव हो सकता है। और अगर आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है और राइट टू लाइफ में अगर स्वास्थ्य का जो अधिकार है, अगर वो भी अगर अप्रत्यक्ष तौर पे जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो खेलने की जगहें हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन वो खेलने की जगहें क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, हैं? तो अनुभव और फिर चिंतन की क्या कर सकते हैं कि खेलने की जगह उपलब्ध हों और अगर ऐसा संभव नहीं हो रहा है, तो कौन-सी वो शक्तियाँ हैं, कौन से वो ढाँचे हैं, जो विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए खेलने की जगहों को संभव नहीं होने दे पा रहे हैं? क्या वो कैपिटलिज़्म है? क्या वो स्टेट स्पॉन्सर्ड कैपिटलिज्म है? क्या वो स्टेट खुद ही कैपिटलिस्ट बन गया है इसलिए है कि अब वो फ्री में किसी को नहीं खेलने के लिए जगह छोड़ना चाहता है बल्कि हर जगह की फीस लेना चाहता है वो। तो इसका मतलब है कि इसके ज़रिए फिर आप देखेंगे कि एक नागरिक के तौर पर विद्यार्थी की क्या जगह है, बच्चों की क्या जगह है राज्य की निगाह में और इन सवालों के ज़रिए राज्य के साथ एक नागरिक के तौर पर वो एंगेज हो सकता है।
डॉक्टर वीरेंद्र, 3 दशक के बाद नई शिक्षा नीति 2020 आई। उसके पहले 1992 में जो शिक्षा नीति थी, उनके उस पर आधारित 2000 की किताबें थीं, 2005 की थी। हाँ, एक फर्क जरूर था कि दोनों की पाठ्यचर्याएं अलग अलग थीं। 2000 पर बनी हुई पाठ्यचर्या के आधार पर बनी हुई किताबें और 2005 की पाठ्यचर्या पर बनी हुई किताबें, दोनों पाठ्यचर्याएं अलग थीं, लेकिन नीति एक ही था, वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। लेकिन इस बार एक नया परिवर्तन, एक नया कारक जुड़ जाता है और वो महत्वपूर्ण कारक है। और महत्वपूर्ण कारक है 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और इसमें एक और इसको गहरा बना देता है, वो है कि वह 3 दशक बाद आया है। 3 दशक, 30 साल लगभग। इससे पूरी दुनिया बदल जाती है, दुनिया के सोचने के तरीके बदल जाते हैं। और बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों को कैसे सीखना चाहिए, ज्ञान की परिभाषा क्या है, किन मूल्यों में प्रशिक्षित होना चाहिए, किस तरह की शिक्षा उन्हें देश और दुनिया को सुंदर बनाने की ओर ले जाएगी। हस्तक्षेप कार्य, जिसको पॉलो फ्रेरे कहते हैं कि दुनिया सांस्कृतिक कर्मों से बनती है और हस्तक्षेप करने से बनती है। हस्तक्षेप करने से पहले समझना जरूरी होता है, और उसके लिए ये आपने जो कोटियां जो बताई सवालों की, वो महत्वपूर्ण है। तो ये जो हस्तक्षेप करके दुनिया को खूबसूरत बनाने की जो बात है, वह तो अब इतने दशक के बाद, और यह जमा हुआ है, पॉलो फ्रेरे भी पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पे, और चिंतनात्मक तमाम तरह के और दार्शनिकों का भी पाठ्यक्रम में योगदान है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी आलोचनात्मक शिक्षा की बात कई जगहों पर कहती है, विवेकशीलता की बात करती है, सृजनात्मकता की बात करती है। तो इससे अब उम्मीद बढ़ जाती है कि विमर्श जैसे जैसे गहरा रहा है, फैल रहा है और अपनी वैधता भी प्राप्त कर रहा है संसार भर में। अब ऐसी नहीं है कि यह एकल आवाज है, संसार भर में यह वैधता भी प्राप्त कर रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से यह वैधता भी इसको मिलती है। तो उसके आधार पर नई हिंदी की किताबें आई हैं। चूंकि आप शोध में जुड़े रहे हैं 2000-2005 की किताबों पर, तो अब जब नई किताबें आई हैं, पाठ्य पुस्तकें 2020 के शिक्षा नीति पर, और पाठ्यचर्या भी बदला हुआ है। 3 दशक का समय है, पाठ्यचर्या बदला हुआ है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित पाठ्यचर्या 2022 की, संभवतः 22 की है। और उसके बाद अब जब ये किताबें आई हैं, तो इनके पाठांत सवालों को आपने, मुझे लगता है कि जरूर देखा होगा। हालांकि यह जल्दी उम्मीद है कि आप पूरा शोध कर पाए होंगे, यह जल्दी उम्मीद आपसे नहीं की जा सकती है, लेकिन आपने जरूर देखा होगा क्योंकि आपके निरंतर रुचि का विषय है। तो आपकी क्या टिप्पणी है इन किताबों पर, अगर आपने देखा है तो एक आप उस पर अपनी टिप्पणी दें। डॉक्टर राघवेंद्र, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अभी तक हमने पुरानी किताबों की बात की है, और जैसा कि आपने कहा कि 2000 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो आ चुकी है, और उस पर आधारित जो है करिकुलम फ्रेमवर्क भी आ चुका है। तो उसकी रोशनी में हम देखें कि जो नई किताबें हैं वो क्या कह रही है। ये बात सही है कि मैं अभी उस पर मुकम्मल काम नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कुछ पाठ जो मैंने देखने की कोशिश की है उसमें से मैं आपको एक आध उदाहरण देता हूँ। और ये समझते हैं कि हम जो प्रश्नों की दृष्टि से, सवालों की दृष्टि से आगे की तरफ जा रहे हैं या रुक गए हैं, या क्या स्थिति है, ये मूल्यांकन तो जो आपके दर्शक हैं वो करेंगे। जैसे एक किताब आई है नई 6ठी कक्षा की हिंदी की, क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम हिंदी पर, भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उस पर है। तो वो किताब आई है जिसका नाम है मल्हार। उस किताब का पहला जो पाठ है उसका नाम है मातृभूमि, और ये जो कविता है वो सोहनलाल शास्त्री जी की लिखी हुई है। अब इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि इस कविता का क्लेवर क्या है, क्या ये कविता जो है जनतांत्रिक मूल्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाएगी, क्या ये कविता जो है वो आलोचनात्मक मूल्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाएगी, क्या ये कविता जो है लोकतांत्रिक मूल्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाएगी। मेरी समझ में, मेरी रीडिंग जो इस कविता को लेकर के है
वो इन तमाम पैमानों पर यह एक कविता एक नकारात्मक भाव पैदा करती है। न तो ये लोकतांत्रिक है, न ही ये जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, उनकी दृष्टि से खरी उतरने वाली कविता है। ये एक कविता है जो रिग्रेसिव है, यानी कि पीछे की तरफ ले जाने वाली, जिस बहस को हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो पाठ्य पुस्तकें अब तैयार हो रही हैं, नई किताबें, लगता है कि उस बहस को फिर से जिंदा करने की बात है कि ये देश किसका है? इस देश पर किसका हक है? किसको किसको माना जा सकता है कि वो उस देश का निवासी है? ये कविता जो है लौटा करके हमको उन्हीं सवालों पर ले जा रही है, क्योंकि इस कविता में जो रूपक दिए हुए हैं, वो रूपक जो हैं वो एक संप्रदाय से निकल करके आते हैं, और जो जन्मभूमि और जो मातृभूमि और जो धर्म भूमि है या पुण्य भूमि है, जिनकी दोनों ही एक ही जगह पर है, यानी भारत में जिनकी पुण्य भूमि भी है और मातृभूमि भी है, वही इस देश के निवासी है। इस कविता का लब्बो-लुबाब ये है। तो अब जब आपकी जो चयन है कविता का, उसकी काया इतनी सीमित है, इतनी सांप्रदायिक है, इतनी गैर लोकतांत्रिक है, तो उसमें जब सवाल आप पैदा करोगे, तो आपको या तो कविता की पूरी काया के साथ टकराना होगा। राघवेंद्र जी, जिस कविता पर बात हो रही है, अगर उसमें से हम कुछ सवालों को देखें, तो ये जो तमाम सवाल हैं, जैसे इसमें एक सवाल दिया गया है कि हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। ये एक टेक्निकल सवाल है। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का वखान किया गया है। अब ये जो तमाम तरह के सवाल हैं, ये टेक्निकल सवाल है, यानी कि आपको जो कविता बांध रही है, उसी में आपको इस पर बात करनी है। अब इसमें जो चिंतन परक सवाल है या अनुभव परक सवाल है इस कविता से, वो क्या हो सकते हैं कि आपने भारत की प्रशंसा तो की है, ये एक बात हो सकती है, इसका एक शैक्षिक मूल्य हो सकता है, इसका राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से, और जो है कुछ लोग इसको राष्ट्रभक्ति से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो हम देखें कि क्या सबके लिए जो भारत है वो उतना ही प्रशंसनीय है। मान लो हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी कि बच्चों के लिए खेलने की जगह नहीं है, बच्चों के लिए फुटपाथ जो है वो असुरक्षित है, चौराहे असुरक्षित हैं, बसें असुरक्षित हैं, मोहल्ले असुरक्षित हैं। हमारे पास जो है चाइल्ड अब्यूज की घटनाएं सैकड़ों की संख्या में हर साल हर महीने सुनाई देती हैं। ऐसे में हम जो बात कर रहे हैं उसमें बच्चों का अनुभव कहाँ है, जबकि हम छठी कक्षा के विद्यार्थियों को इस कविता के जरिए भारत के बारे में एंगेज कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का पर्सपेक्टिव, उनकी जिंदगी, उनका अनुभव कहाँ है जिसके साथ ये कविता जो है जुड़ती हो, और कहाँ है वो चिंतन परक सवाल जिनके जरिए जो है बच्चे अपने जो जिंदगी के प्रश्न हैं और जो चुनौतियां हैं उनका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर कहाँ है वो सवाल जिनके जरिए जो है विद्यार्थी उन ढांचों को समझने की कोशिश कर सकते हैं जो भारत से ही उनको उम्मीद है, भारत के लोकतंत्र से उम्मीद है, भारत के संविधान से उम्मीद है, भारत की सरकारों से उम्मीद है। लेकिन भारत पर बात करते हुए, मातृभूमि पर बात करते हुए, भारत की तारीफ करते हुए, वहां ऐसे सवालों को पूछने और ऐसे सवालों को उठाने और ऐसे सवालों को जो रचने की प्रैक्टिस जो है हमको इस पाठ में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। हमारे चैनल अपनी पगडंडी पर आने और अपना समय बहुमूल्य देने और गहरे विमर्श में हमें उतारने के लिए, जिससे प्रश्नों की समझ हमें बन सके और हम आगे प्रश्नों के संदर्भ में ज़्यादा हमारा सवाल, हमारा समाज गंभीर हो सके, संजीदा हो सके। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को ये सवालों के संदर्भ में जरूर उपयोगी लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वीरेंद्र बहुत वर्षों से, दशकों से शिक्षा में जुड़े हुए हैं और एक किताब का तो आपने जिक्र सुना ही है, अध्यापनरत हैं
शिक्षा विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में जेंडर विषय, दर्शन विषय, भाषा, कई विषयों को पढ़ाते रहे हैं। एक किताब जिस पर हमारे संदर्भ में वो आया भी, वो है सवालों की शिक्षा, यस पब्लिकेशन से। इसके अलावा भी उन्होंने शिक्षा के अन्य बहुत सारे मुद्दों पर काम किया है, जिसमें दूसरी किताब है समाज, बच्चे और शिक्षा, यह भी यस पब्लिकेशन से है। आप समझ सकते हैं इससे जुड़ी हुई चीजों को। और जो तीसरी किताब है वह भाषा पर समर्पित है, भाषा शिक्षण की रचनात्मक और आलोचनात्मक दृष्टि, यह भी मेरे ख्याल से यस पब्लिकेशन से है। तो आपको अगर रुचि भाए तो जरूर इन किताब को देखिए, आपको शिक्षा में कई सीढ़ियां नीचे उतरने का यह अवसर प्रदान देगा। मुझे लगता है कि यह विमर्श आपके लिए उपयोगी होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन दबाकर हमारा उत्साह वर्धन करेंगे। बहुत सारी कमियां रह गई होंगी क्योंकि ये मेरा पहला प्रयास है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं एक अगले विमर्श की खुशबू के साथ, तब तक के लिए सब्बा खैर, अलविदा, शुक्रिया।